के सबसे सीनियर लीडर जनाब शरद पवार साहब, मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त और साथी सतीश पंडाम साहब, मैं सबके नाम नहीं जानता और समय भी बचाना चाहता हूँ। दूर दूर तक बैठे हुए भाइयों बहनों, नौजवान बेटों और बेटियों, आप सबको अपनी तरफ से और समस्त भारतीय मुस्लिम समाज की तरफ से सबसे पहले मोहब्बत भरा सलाम पहुंचाता हूं। मुझे आज ऐसा महसूस हो रहा है कि आज मैं अपने परिवार के बीच में आया हूं और एक ज़माने के बाद जब कोई अपने परिवार के बीच में आता है, उसको जो खुशी होती है वही खुशी मुझे हो रही है। मैं उसको शब्दों में शायद बयान भी न कर पाऊं। इस देश की आज़ादी की लड़ाई आदिवासियों और मुसलमानों ने मिलजुल कर लड़ी थी। बिरसा मुंडा इस देश की आज़ादी की लड़ाई के एक बहुत ही बड़े नायक थे, लीडर थे, जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी और देश को आज़ाद कराने में बहुत बड़ा योगदान दिया। ये बात आप सब यकीनन जानते होंगे और आपका कैडर को बताया गया होगा कि देश के आज़ाद कराने में सबसे ज़्यादा बलिदान मुसलमानों ने दिया। आप दिल्ली जाइए और इंडिया गेट पर लगे हुए बोर्ड को पढ़िए। जो बोर्ड किसी मुस्लिम संगठन ने नहीं लगाया, भारत की सरकार ने लगाया है। उसमें देश की आज़ादी में जान की कुर्बानी देने वाले शहीदों की संख्या लिखी हुई है। सबसे ज़्यादा बड़ी तादाद और संख्या देश की आज़ादी के लिए जान देने वालों में मुसलमानों की है। मैं आज इस मंच से, और मुझे लगता है कि बहुत सही मंच है, बहुत सही मौका है ये बात कहने का कि अब हमारे देश को दोबारा एक नई आज़ादी की लड़ाई की ज़रूरत है और वो मुसलमान और आदिवासी, दलित भाई और बहनें, किसान और मजदूर, ओबीसी और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोग सब मिलजुल कर लड़ेंगे। और मुझे उम्मीद है कि शरद पवार साहब जैसे सीनियर लीडर की अगुवाई में, उनकी लीडरशिप में ये लड़ाई बहुत सफलता के साथ हम और आप लड़ने में कामयाब होंगे। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं कि देश को आज़ादी की नई लड़ाई की जरूरत है। किसी अंग्रेज ने किसी भारत के नागरिक के मुंह पर पेशाब नहीं किया था, लेकिन आजाद भारत में मनुवादी मानसिकता के एक रोगी ने एक आदिवासी भाई के मुंह पर पेशाब किया है। क्या ये बात बर्दाश्त करने के लायक है? क्या ये इसके उसको सहन कर लिया जाए? क्या इस पर खामोश रह जाए? मैं आपसे जवाब चाहता हूं, क्या हम और आप अकेले इसका मुकाबला कर पाएंगे? वक्त आ गया है कि हम और आप मिलजुल कर व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ें।
ये लड़ाई सिर्फ सत्ता परिवर्तन की नहीं होनी चाहिए, ये लड़ाई व्यवस्था परिवर्तन की होनी चाहिए। और मैं जहां तक जानकारी रखता हूं, जितनी मुझे मिलने जुलने का मौका मिला है, मुझे आशा है बल्कि विश्वास और यकीन है कि बिरसा ब्रिगेड देश के नौजवानों, देश के तमाम आदिवासियों को खास तौर पर ऑर्गेनाइज कर रहा है, एकता की लड़ी में उनको पिरो रहा है और उनको भारत की आज़ादी की नई लड़ाई के लिए जो संविधान के रोशनी में लड़ी जाएगी, कानून के दायरे में लड़ी जाएगी, जिसमें बदले में किसी के मुंह पर पेशाब नहीं किया जाएगा, जिसमें किसी का खून नहीं बहाया जाएगा, बल्कि अपने वोट का सही इस्तेमाल करके जागरूकता का सबूत देकर अपने देश से सच्चा प्रेम का सबूत देकर इस देश को जो क्षमताएं दी गई हैं, इस देश को जो रिसोर्सेज दिए हैं मालिक ने, मैं शायद दुनिया के अक्सर देशों में होकर आया हूं, यूरोप, अमेरिका, साउथ अमेरिका, लैटिन अमेरिका, सेंट्रल एशिया, शायद ही कोई मुल्क बचा हो जहां मुझे जाने का मौका न मिला हो, लेकिन मैं गर्व से कहता हूं कि जो रिसोर्सेज मालिक ने भारत को दिए हैं, मुझे वो रिसोर्सेज दुनिया में कहीं नहीं नजर आए। लेकिन ये रिसोर्सेज चंद पूंजीपतियों के काम आ रहे हैं। देश के गरीब टैक्स पेयर का पैसा लूटकर 2-4 पूंजीपतियों की जेब में डाला जा रहा है, लाखों करोड़ का कर्जा उनका माफ किया जा रहा है और गरीब किसानों का चंद हजार का भी कर्जा माफ नहीं किया जाता। ये वक्त आ गया है कि हम और आप इकट्ठा हों, आपस में विचार विमर्श करें, हमारे और आपके बीच में गलतफहमियां पैदा करने की, मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करने की, विरोध डालने की, विरोधाभास पैदा करने की जबरदस्त कोशिशें की जा रही हैं और हमसे और आपसे कभी कभी गलतियां भी होती हैं, लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम अपनी गलतियों को सुधारें और अपनी गलतफहमियों को, जो आपस में मिलने जुलने की कमी की वजह से है, हम एक दूसरे को डायरेक्ट समझें, किसी तीसरे के माध्यम से। जब तक हम एक दूसरे को समझने की कोशिश करते रहेंगे, हमेशा हमारे दरमियान एक फासला बना रहेगा, एक दूरी बनी रहेगी। अब हर शख्स से मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आपस में पड़ोसियों से मिलें, अपने मोहल्ले में, अपने गांव में, अपने इलाके में मुस्लिम समाज के लोग, आदिवासी लोग एक दूसरे से पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंध कायम करें, दोस्तियां करें, एक दूसरे के घर में आए जाएं, मुलाकातें करें। आप सोचिए जरा, हजारों लोगों को मारा जा रहा है। मणिपुर की घटना पूरी दुनिया में उसने भारत वासियों का सर झुका दिया है। आदिवासी ही थे वहां, सैकड़ों बल्कि शायद हजारों को मारा गया मणिपुर में, चर्चेस जलाए गए, लड़कियों को नंगा करके उनके साथ बदतमीजी करके परेड कराई गई, उनका वीडियो बनाया गया, उनके वीडियो को वायरल किया गया। ये हद हो गई। अब इस बात को सोचा भी नहीं जा सकता था कि कभी भारत में ऐसा भी होगा। अब वो आदिवासी समाज जो भारत का असल मालिक है, जो मूल निवासी है,
उनको वो लोग गुलाम बनाए हुए हैं जो विदेश से आए, जो घुसपैठिए कहलाए जा सकते हैं, जो आक्रमणकारी कहे जा सकते हैं, जिन्होंने आकर इस देश के असल मालिकों को गुलाम बनाया। उन आदिवासियों को जो सबसे पहले इस देश को जिन्होंने बसाया था और सजाया था। मैं समय को बचाने के लिए आदिवासियों की पुराने कारनामे, उनकी पुरानी हिस्ट्री को आपके सामने बयान नहीं करना चाहता और शायद आपके सामने बयान करने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन मैं मुस्लिम समाज के लोगों से ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगा कि अब आदिवासियों की हिस्ट्री को पढ़ें। इनमें जो क्षमता खुदा ने रखी थी और रखी है, इनमें जो सलाहियत है, इनमें जो उमंगें हैं, इनके अंदर जो कैपेसिटी और मेंटल एबिलिटी है, उनको शिक्षा से वंचित किया गया, उनको मौलिक अधिकारों से वंचित किया गया। संविधान में जो कुछ अधिकार उनको दिए गए थे वो विशेष अधिकार थे। इनको तो वो अधिकार थे जो भारत में किसी को नहीं दिए गए। और ये संविधान बनाने वालों की समझदारी, उनकी इंटेलेक्ट, भारत की प्राचीन हिस्ट्री से उनकी वाकफियत, उनकी जानकारी, उनकी नॉलेज, इस सब का प्रमाण था कि उन्होंने बहुत विशेष अधिकार दिए। अब वो विशेष अधिकार भी छीने जा रहे हैं। हर साल 1-2 साल के फर्क से हमारी लोकसभा में, हमारी राज्यसभा और पार्लियामेंट हाउस में ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं जिनसे आदिवासियों के वो विशेष अधिकार छीने जा रहे हैं। अभी हाल में जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन के नाम से जो कानून पास हुआ है, आप मुझसे ज्यादा उसके बारे में जानकारी रखते हैं। उससे वो आपको अधिकार छीन लिया गया जो आपको हासिल था। अब आपको जंगल में भी नहीं रहने दिया जाएगा। अब ये हालत है कि वो बिल पास होता है पार्लियामेंट में और चंद मिनट के अंदर वो जंगल की जमीनों का सौदा अडानी के साथ कर लिया जाता है। क्या मतलब है इसका? आपकी पूंजी जो बची थी, आपको जो जंगल और जमीन की जो सहूलत हासिल थी, वो आपसे छीनकर वो भी पूंजीपतियों को दी जा रही है और आपको किसी और मौजू पर उलझाया जा रहा है। आपको मुसलमानों से लड़ाने की पूरी कोशिश की जा रही है। जैसे अभी हमारे भाई सतीश ने बहुत साफ शब्दों में कहा, वक्त आ गया है कि मुसलमान भी आदिवासियों से अपने रिश्ते को समझें और आदिवासी भी मुसलमानों से अपने रिश्ते को समझें। गुजरात की तरफ अभी इशारा किया हमारे भाई सतीश ने। गुजरात में 2002 में जो जेनोसाइड हुआ था, उस वक्त मैं बहुत सख्त बीमार था। मेरे कमर में फ्रैक्चर हो गया था। मैं बिल्कुल बेड रेस्ट पर था। मैं जैसे ही करवट लेने और उठने के लायक हो गया, मैं स्टेशन पर लेटकर, एम्बुलेंस पर जाकर मैं किस तरह गुजरात पहुंचा। और मैं टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर ने मेरा एक इंटरव्यू लिया। मैं बहुत डिटेल में उसको नहीं बता सकता। एक खास बात जो आदिवासी समाज से संबंधित है वो जरूर बताना चाहूंगा। इस हिस्टोरिकल प्रोग्राम में मैंने जब पता लगाया तो मालूम हुआ कि वो सारा दंगा और वो मुसलमानों का कत्लेआम, वो भयानक जो एट्रोसिटी और जेनोसाइड हुआ था, वो एक आदिवासी लीडर के उकसाने पर हुआ था। मैंने इसमें कामयाबी हासिल की कि किसी तरह मेरी मुलाकात उस आदिवासी भाई से हो जाए। पहले तो वो बहुत हिचकिचा रहा था और ये बात बिल्कुल स्वाभाविक भी थी, लेकिन बहरहाल टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर जो थे अहमदाबाद वाले, मैं उनका आभारी आज तक हूं कि उनकी कोशिशों से वो आदिवासी लीडर जिसने हजारों मुसलमानों को मारा था, मरवाया था, वो मेरे पास खुद 2 बजे रात को होटल में आए और मैंने उनसे कहा कि मैं सिर्फ एक बात के लिए मैंने आपको तकलीफ दी है। मैं ये जानना चाहता हूं कि मुसलमानों से आपकी नाराजगी की क्या वजह है, मुसलमानों से क्या गलतियां हो रही हैं,
आप मुझे बता दीजिए ताकि मैं कोशिश करूं कि मैं मुस्लिम समाज को समझाऊं कि वो गलतियां छोड़ें। मैं आपसे कोई जवाब तलब करने के लिए मैंने आपको तकलीफ नहीं दी है, कोई शिकायत करने के लिए मैंने आपको ये कष्ट नहीं दिया है, लेकिन मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि मुस्लिम समाज से यकीनन कुछ गलतियां हुई होंगी जिसकी वजह से आपको इतना गुस्सा है। तो उन्होंने कहा कि मैं हैरान हूं कि बजाय इसके कि आप मुझसे कुछ लड़ें, कुछ बहस करें, आप मुझसे ये बात पूछ रहे हैं। और अब मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं खुलकर आपसे बताऊं कि हमें किस बात पर मुसलमान समाज से शिकायत हुई थी। उसने कहा आप गुजरात में सूरत से भरूच तक बाई रोड गए हैं। मैंने कहा 20 बार गया हूं। उन्होंने कहा सड़क के दोनों तरफ मुसलमानों के मदरसे हैं। मैंने कहा मैं हर मदरसे में गया हूं। उन्होंने कहा कि हम पिछले 20-25 साल से देख रहे हैं कि उन मदरसों में सम्मेलन होते हैं, जलसे होते हैं, चमचमाती हुई कारें आती हैं, बहुत हजारों लाखों की तादाद में लोग आते हैं, खाना पकता है और वो खाना जो बच जाता है वो नालों में फेंक दिया जाता है। ये बात ने मुस्लिम समाज के जो लोग यहाँ बैठे हैं, और ये मेरी बात यहाँ से लाइव जा रही है, पूरी दुनिया में लाखों लोग इसको सुन रहे हैं। मैं ये बात मुस्लिम समाज को मुखातब करके एड्रेस करके कह रहा हूं कि वो खाना फेंक दिया जाता है और नालों के किनारे हम गरीब आदिवासी जो सूअर चराते हैं वो देखते रह जाते हैं और हमको आधी रोटी भी नहीं दी जाती। इस वजह से हमारे दिल में एक आक्रोश, एक गुस्सा 20 साल से पल रहा था। फिर आरएसएस के लोगों ने हमसे रिश्ते कायम किए, हमारे बच्चों को स्कूल में एडमिशन कराए, हमारे बच्चों के यूनिफॉर्म बनवाए, हमारे बच्चों को किताबें दिलवाई और हम पर मेहनत की, हमको खूब शराब बांटी, हमको पैसे भी दिए और हमसे कहा कि हमको तुमसे सिर्फ एक काम लेना है। हम जब कहें, हमको हथियार भी दिए उन्होंने, हमको बम और गोले भी दिए उन्होंने। हम तुमसे एक काम लेना चाहते हैं, हम जब कहें तुमसे तो तुम मुसलमानों पर हमला बोल देना और हजारों को मारना। हम जिम्मेदारी लेते हैं, तुमको जेल से निकलवाएंगे अगर तुमको जेल में जाना पड़ा। मैंने कहा कि बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया कि आपने सच्चाई मुझे बता दी। उसके बाद फौरन मैंने गुजरात के मुस्लिम उलमा का एक सम्मेलन बुलाया। तकरीबन 7,000 उलमा सिर्फ स्कॉलर्स वो आए और मैंने उनके सामने उस आदिवासी भाई की शिकायत और बताया मुसलमानों से कि क्या गलती हो रही है हमसे और तुमसे। रोने लगे वो लोग और उन्होंने कहा कि वाकई हमसे ये गलती हो रही है, हम इस बात का एतराफ़ करते हैं और आज से अपने रिश्तों को सुधारेंगे और हम इस तरह की हरकत कभी नहीं करेंगे। उसके बाद से लोग, अब क्या गुजरात का माहौल बदला ये आपको बताएंगे। सतीश जैसे लोग और गुजरात से आए हुए कार्यकर्ता कितना वो बहुजन समाज का की आवाज उठाता है और उसको अमरोहा यूपी